हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो इसके पिछले वाले हम लोग लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंप्लीट रिवीजन कर लिया था। तो आज हम लोग करेंगे रिवीजन किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी चैप्टर का। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्या हुआ, शुरुआत में क्या थे, सभी के सभी एलिमेंट्स हम लोग को नोन नहीं थे। ठीक है, सभी के सभी एलिमेंट्स नोन नहीं थे, शुरुआत में कुछ ही एलिमेंट्स नोन थे। तो सबसे पहले क्या किया, जो डॉबेरनस थे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश किया और उन्होंने 9 एलिमेंट्स को 3 ट्रैक में अरेंज किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाया कि जो मिडल वाला एलिमेंट्स है वो उनके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स के एवरेज एटॉमिक वेट के बराबर, मतलब कि एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो सोडियम का एटॉमिक वेट आ जाएगा। ठीक है ना। तो उन्होंने इस हिसाब से अरेंज किया 9 एलिमेंट्स को और उन्होंने पाया कि एक ट्रेड में उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम था, मतलब कि लिथियम सोडियम पोटेशियम सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे, वैसे सिमिलर क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन भी। लेकिन उन्होंने उस समय क्या था, सिर्फ उन्होंने सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही अरेंज कर सके। आगे क्या हुआ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया। जो लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या बोलता है कि जो एलिमेंट्स को अगर के हम लोग अरेंज कर रहे हैं इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, तो हर आठवां एलिमेंट, एवरी एट्थ एलिमेंट के का जो प्रॉपर्टी होगा वो सिमिलर होगा फर्स्ट वाले के जैसे। ठीक है ना। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। आगे मेंडलियस का पीरियोडिक टेबल आया जो बहुत ही फेमस हुआ उस समय, क्योंकि मेंडलियस ने क्या बोला, एक पीरियोडिक लॉ दिया। उन्होंने क्या बोला कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स का, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है ना, एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब कि कोई भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगा तो उनके एटॉमिक वेट के ऊपर ही डिपेंड करेगा और बाकी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा, उन्होंने ये बोला। ठीक है, लेकिन और उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को एक वर्टिकल लाइन जिसको हम ग्रुप बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कि पीरियड में अरेंज किया। उन्होंने जब एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग जब अरेंज किया तो सभी एलिमेंट्स क्या हो रहे थे, एक एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज थे। लेकिन क्या था, ये एक रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा था, कहीं कहीं पर इसके क्या थे, मतलब कि एक्सेप्शन थे, इरेगुलरिटीज थी एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इनका एडवांटेज ये था कि उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट कर दिया था जो उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था। जैसे उन्होंने एल्युमिनियम के नीचे में इका एल्युमिनियम नाम करके एक गैप छोड़ दिया था, जो बाद में पता चला कि वो गैलियम है। ठीक है ना, बाद में गैलियम डिस्कवर हुआ। सिमिलरली जर्मेनियम की सॉरी सिलिकॉन के नीचे उन्होंने इका सिलिकॉन करके गैप छोड़ दिया था और बाद में जर्मेनियम डिस्कवर हुआ जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा था सिलिकॉन के जैसे। तो उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में भविष्यवाणी कर दिए थे जिसकी वजह से उनका जो पीरियोडिक टेबल है काफ़ी फेमस हुआ था। आगे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है, जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस है, जो हम लोग अभी भी यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें क्या उन्होंने क्या किया था, पीरियोडिक लॉ दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है ना, उसमें क्या था, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या बोला कि दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंटलियस ने एटॉमिक वेट के बारे में बताया, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेसिस पे चलता है। जब हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जब एटम्स को अरेंज करते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग को 7 पीरियड मतलब कि 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलते हैं और 18 हम लोग को वर्टिकल लाइन मिलते हैं। तो 18 ग्रुप होता है, ऐसे वर्टिकल लाइन को बोलते हैं ग्रुप और हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं क्या, पीरियड्स। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में दिखता कैसे। ठीक है, सो पीरियोडिक टेबल में हम लोग को सबसे पहले दिखता है ऊपर में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेसिकली किसी भी ग्रुप में रखा नहीं गया है, ये एक एक्सेप्शन बोल सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, कि हाइड्रोजन का जो प्लेस है वो अभी भी स्पेसिफाई नहीं है कि वो कहाँ रखेंगे। लेकिन कई सारे केसेस में वो अल्कली मेटल्स के साथ भले ही रख देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में फर्स्ट ग्रुप का नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, 7 क्या मिले हम लोग को, पीरियड मिले, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7 पीरियड। और हम लोग को क्या मिला, 18 ग्रुप्स मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके हम लोग को 18 हम लोग को क्या मिले, पीरियड मिले। ठीक है, अब इसमें जो एलिमेंट्स थे, हम लोग जो फर्स्ट जो ग्रुप आता है, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रुप आता है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। और सेकेंड को वो क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली मेटल्स मतलब कि अल्कली मतलब होता है बेस,
तो ये क्या है, ये बेसिक नेचर के होते हैं इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड, और वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, इसीलिए इनको अल्कली बोल देते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या आता है, बेसिकली ये भी बेसिक नेचर के होते हैं और ये भी सॉल्युबल होते हैं वाटर में, इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये क्या है, अर्थ में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ये सभी अर्थ के सरफेस पे मिल जाता है और अबंडेंटली अवेलेबल है, ठीक है। आगे है ये ग्रुप थर्ड से लेकर के हम लोग का कहाँ तक, ग्रुप 12 तक, ठीक है ना, ग्रुप थर्ड से लेकर के ग्रुप 12 तक ये जो आते हैं ये है हम लोग का ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इन्हीं को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, यहाँ पर होता है, इधर होता है हम लोग का, ये है हम लोग का प्योरली मेटल्स, दे आर हाईली रिएक्टिव अल्कली मेटल्स। यार इधर साइड में हमारा आ जाता है नॉन मेटल्स, इधर क्या आ जाता है, नॉन मेटल्स, जिनका अलग ही प्रॉपर्टी। तो ये क्या होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या करता है, प्रॉपर्टी शो करता है, ट्रांजिशन दिखाता है ना, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये दोनों को बीच में एक ट्रांजिशन की तरह रहता है, मतलब कि ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। आगे है नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल्स में ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। सो जो 18 ग्रुप है इनको बोलते हैं नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। ये हाईली स्टेबल होते हैं और रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और आगे है हम लोग का ग्रुप 13 में है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। वैसे ही इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ठीक है ना। इनको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप, है ना, इनको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। नाइट्रोजन फैमिली को बोलते हैं क्या चीज, निकोजन ग्रुप। ऑक्सीजन फैमिली को बोलते हैं चैल्कोजन ग्रुप, चैल्कोजन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और याद करने का जो तरीका है वो बता देते हैं। शुरुआत वाले ग्रुप को याद करने का ट्रिक होता है, ह ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। और इधर आ जाएगा बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। का सी जा टीन लेड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ओ से, मतलब ओ से में दोनों एस आ जाएगा, टेपो, ठीक है, ओ से टेपो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इसको कैसे लगते हैं, फिर कल बाहर आना आंटी, ठीक है ना, आना आंटी। हे नेता, नेता कर्मचारी जीते रहो, ऐसे। और आगे है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसको ऐसे ही याद रखना है, जो हम लोग इसको बोलते हैं 3D सीरीज, इसको बोलते हैं 4D सीरीज, और नीचे वाले को 5D सीरीज। 4D वाले को याद करने का ट्रिक है वाई जर नब मो तक रियो रे पट एजी सी डी। इसका होता है ला हफ्ता डब्ल्यू रे ऑस्मियम, इरिट्रियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, ठीक। अब फॉर एग्जांपल किसी एलिमेंट्स को अगर कहीं निम्नलिखित करना है, अगर मान लो हमारे पास क्या है, अभी की डेट में शायद 118 एलिमेंट्स हो चुके हैं, है ना, और स्टिल डिस्कवरिंग है। तो अगर कोई नया एलिमेंट्स अगर कहीं आता है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, ठीक है। तो जैसे 118 है तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 1 के लिए हो जाएगा अन, तो यहाँ पर लिखेंगे अन। फिर से 1 है तो फिर से अन। 8 के लिए हो जाएगा ऑक्ट, ऑक्ट। और लास्ट में हम लोग को लगाना है ईएम, ऑक्टियम। तो ये हो जाएगा इसका आयुपिक नोमेनक्लेचर, ठीक है। ऐसे हम लोग को याद रखना पड़ेगा। आगे हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पीरियोडिक ट्रेंड्स कैसे हम लोग अलग अलग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर सकते हैं। सो सबसे पहला है साइज के बारे में। तो अलग अलग पीरियोडिक ट्रेंड में क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग अगर कहीं डाउन द ग्रुप जाएं या लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाएं तो कैसे अलग अलग प्रॉपर्टीज चेंज होगी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है, वो है साइज का ट्रेंड। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब भी हम क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज करता है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, सेल नंबर कांस्टेंट रहता है, ठीक है।
जिसकी वजह से क्या होता है, साइज जो है लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होता है। वहीं डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, सेल नंबर इंक्रीज करता है, सेल नंबर क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो सेल नंबर इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, आगे क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, सो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये क्या होता है, नॉन मेटल्स मतलब कि मेटेलिक करेक्टर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बेसिकली ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट the shared pair of electron towards itself। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कोई भी एलिमेंट, उसको खुद की तरफ खींचने की टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। जैसे HF, HCl, HBr, HI। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर होता है फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन का ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है ना, ऐसे। सो फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, साइज बढ़ता है, जेड इफेक्टिव घटता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटता है। हाँ, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा, फ्लोरीन का ज़्यादा है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। इसका मतलब कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ज़्यादा होगा किसकी तरफ, नाइट्रो फ्लोरीन की तरफ, फिर ब्रोमीन, देन आयोडीन, कुछ इस तरह से ये होता है। ठीक है, आगे है आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है ना, आगे है क्या, आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंथैल्पी मतलब कि बेसिकली हीट को दिखा रहा है। ये इंथैल्पी मतलब को क्या दिखा रहा है, हीट को ही दिखा रहा है कि आयनाइजेशन इंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ हीट required, amount of heat required to raise the it is the amount of heat या फिर energy required to to क्या बोल सकते हैं, to extract an electron, to extract the electron from the outermost shell of an element in its isolated gaseous state। मतलब कोई एलिमेंट के गैसेस स्टेट से उसके आउटर मोस्ट सेल से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम लोग को जितना एनर्जी देना पड़ेगा वही उसका आयनाइजेशन इंथैल्पी होता है। और ये जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा, उतना ज़्यादा आयनाइजेशन इंथैल्पी होगा। और ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हम लोग के किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड सेल के लिए, फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड सेल के लिए। हम सभी को पता है कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड जो सब सेल का जो फीलिंग होता है, मतलब कि मान लो अगर कोई पी ऑर्बिटल है, ठीक है ना, P3 है, तो क्या होता है, हम लोग को पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है नाइट्रोजन से, लेकिन आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करें तो नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन में क्या होता है P3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और ऑक्सीजन में होता है P4। तो क्या है, P3 क्या है, हाफ फील्ड सबसेल में आता है, तो वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑक्सीजन से कहीं ज़्यादा होता है। ठीक, सिमिलरली जो नोबल गैसेस होते हैं इसी वजह से नोबल गैसेस का बहुत ज़्यादा ही हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी होता है। आगे है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या बोलता है
कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड या फिर इवॉल्व, इट इज द अमाउंट ऑफ, इट इज द अमाउंट ऑफ, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट या फिर एनर्जी इवॉल्व और रिक्वायर्ड while adding an electron to an isolated gaseous atom, isolated गैसियस एटम, मतलब कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में अगर कहीं एक इलेक्ट्रॉन हम दे दें तो जितना हीट इवॉल्व होगा निकलेगा या फिर रिक्वायर होगा, हम लोग को भले हीट देना पड़ जाए तो उन दोनों को ही इलेक्ट्रॉन, अगर कहीं क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में डिनोट कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को नेगेटिव में डिनोट कर देते हैं। सो बेसिकली दोनों का ट्रेंड सिमिलर ही रहेगा, बस हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को नेगेटिव में डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पॉजिटिव में डिनोट करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, ठीक है। और सिमिलरली क्या होता है सल्फर के लिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। ऐसा इसलिए होता है भले ही फ्लोरीन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है क्लोरीन से, फिर भी अगर कोई हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाह रहे हैं तो क्लोरीन में इजीली ऐड हो जाएगा, फ्लोरीन में इजीली ऐड नहीं होगा। वहीं अगर किसी अगर कहीं नोबल गैसेस हीलियम वगैरह में अगर कहीं हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़े तो हम लोग को एक्सटर्नल हम लोग को हीट देना पड़ेगा, मतलब कि इसका इंथैल्पी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। दोनों का साइन अपोजिट होता है, बाकी रिप्रेजेंट सेम चीज को ही करता है, ठीक है। तो ये था, ऐसा होता क्यों है कि जो फ्लोरीन है वो एक्चुअली में बहुत ही स्मॉल होता है, स्मॉल साइज होने के कारण जब एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग इसमें ऐड करने के लिए लाते हैं तो जो फ्लोरीन के ऊपर जो लोन पेयर है और ये जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है इनके बीच में क्या होता है रिपल्सन ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम होता है। वहीं क्लोरीन का साइज बड़ा होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन को इजिली वो एकोमोडेट कर लेता है। सेम रीजन यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए भी दिया जाता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग लाते हैं पास में तो क्या होता है रिपल्सन फील करने लगता है। हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का ज़्यादा होगा सेकेंड पीरियड एलिमेंट से, बिकॉज ऑफ द साइज फैक्टर, ठीक। आगे है हम लोग का मेटेलिक प्रॉपर्टीज। सो मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें सो ये क्या बोलता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है डाउन द ग्रुप घटता है क्योंकि साइज बढ़ता है, ठीक है ना। यूजुअली क्या होता है इलेक्ट्रॉन को कितनी आसानी से हम लोग ऐड कर सकते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है और इसके कई सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं, बट हम लोग ऐसा बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है इंक्रीज करता है, व्हाइल डाउन द ग्रुप हम लोग का डिक्रीज करता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आता है मेटलिक प्रॉपर्टीज। सो मेटलिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है साइज इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। मेटलिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है डाउन द ग्रुप क्या होता है साइज इंक्रीज करता है, तो क्या होगा अब साइज इंक्रीज कर रहा है तो सो मेटलिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होता है साइज इंक्रीज करता है, तो साइज इंक्रीज करने की वजह से मेटलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करता है, मेटलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज करता है तो मेटलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करता है ना। और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है नॉन मेटलिक करेक्टर, नॉन मेटलिक करेक्टर, नॉन मेटलिक करेक्टर इंक्रीज करता है और साइज डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये था, इसीलिए हम लोग पीरियोडिक टेबल में देख पाते हैं कि जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो होते हैं अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल जो मेटल होते हैं, जबकि हम लोग जैसे राइट साइड चले जाते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो ये सभी क्या है नॉन मेटल्स होते जाते हैं, मतलब नॉन मेटलिक करेक्टर्स लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते जाता है। उसके बाद होता है नेचर ऑफ कंपाउंड्स के बारे में बात करें। सो नेचर ऑफ कंपाउंड में क्या होता है हम लोग बेसिकली बताते हैं कि जो कंपाउंड बनाएगा एलिमेंट वो बेसिक नेचर का होगा कि एसिडिक नेचर का होगा। तो क्या होता है जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं
तो क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है ना। मेटलिक करेक्टर इंक्रीज करता है, मेटलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या है, बेसिसिटी, मतलब बेसिक करेक्टर, बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी इंक्रीज करता है, बेसिसिटी इंक्रीज करता है। जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। और नॉन मेटलिक करेक्टर, और नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिडिटी इंक्रीज करता है, एसिडिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, ये होता है नेचर ऑफ कंपाउंड्स के बारे में। सो नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।